सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमने सर्वप्रथम संविधान का निर्माण देखा था। उसके बाद हमने संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ा। उसके बाद जब हम भागों पे आए, संविधान के भाग हैं जो, उनमें हमने पहला भाग किया था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अब जो दूसरा भाग आता है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो संविधान का जो भाग 2 है उसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। तो आज इसी पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि जो नागरिकता के प्रावधान हैं कि किस प्रकार से भारत में रहकर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और किस प्रकार से नागरिकता का लोप हो जाता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न तो आपके सामने यहीं से बन जाता है कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो आप कहेंगे भाग 1 में किया गया है। और नागरिकता का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो आप कहेंगे 5 से 11, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 के अंतर्गत आता है, जिसमें नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपको एक बात यहां पर जाननी होगी कि नागरिकता का क्या अर्थ है। ठीक है ना, कि क्या किसी देश में रहना ये कहा जा सकता है कि हमने उस देश की नागरिकता ले ली है? तो जी नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम किसी देश में रह रहे हैं तो हम उस देश के नागरिक हैं। नागरिकता का स्पष्ट अर्थ यह है कि अगर हम किसी देश के नागरिक हैं या हम भारत के नागरिक हैं तो हमें वहां पर कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे वोट देने का अधिकार, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, ठीक है ना, और सरकारी सेवाओं में काम करने का अधिकार। तो जिनके पास ये सारे अधिकार होते हैं और ये अधिकार दिए जाते हैं किसके द्वारा? हमारे संविधान, हमारे संसद के द्वारा नागरिक को। तो जिनके पास ये अधिकार होते हैं उसे ही सही मायने में क्या कहा जाता है? देश का नागरिक कहा जाता है। तो आइए जानते हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ये जैसे कि हम लोग इस पर डिस्कस भी कर चुके हैं, तो इस पर बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या है? ठीक है, बार अब यहां से आप अनुच्छेद आप देखते रहेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने 1 से 4 तक देखा था संघ एवं राज्य क्षेत्र। उसके बाद आज हम 5 से 11 तक देखेंगे। तो दोस्तों, आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप इन अनुच्छेदों को एक क्रम से माइंड करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, कि अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है, 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में कहा गया है। तो कोई भी अगर 5 से 11 के बीच का कोई अनुच्छेद आपसे पूछा जाता है तो आप सबसे पहला गेस तो ये लगा लोगे कि ये नागरिकता से संबंधित होगा। ठीक है ना, तो कई बार इस तरीके से भी गेस लगा करके भी आपके आंसर वहां पर क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसके तहत संविधान के प्रारंभ पर जिस व्यक्ति का भारत में प्रवास हो और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जिसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था, या जो संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक मामूली तौर से भारत का निवासी रहा है, वह भारत का नागरिक होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 5 में सिंपल सी बात कही गई है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान किया गया है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान। अब इससे हम क्या समझ पा रहे हैं? दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो ये कहा जा रहा है कि जिस समय देश का संविधान लागू हुआ था, उस समय जो भी व्यक्ति भारत में प्रवास कर रहा था, ठीक है ना, जो भी व्यक्ति क्या कर रहा था? भारत में प्रवास यानी कि निवास कर रहा था। जिस भी व्यक्ति का उस समय भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जन्म हुआ था, या फिर जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा था, वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। या संविधान के लागू होने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष, यानी कि 1950 से लगभग 5 वर्ष पहले से वह मामूली तौर पर क्या रह रहा था? भारत में रह रहा था। तो ये सारी कंडीशनें ये कहती हैं कि वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। ठीक है ना, यहाँ पर अनुच्छेद 5 में सिंपल सी बात कही गई है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। जिसमें ये कहा गया है कि अगर वो संविधान के प्रारंभ में भारत में क्या कर रहा था? प्रवास कर रहा था, जो भारतीय क्षेत्र में उस समय जन्मा था, या जिसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मे थे। ठीक है ना, संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले
कम से कम 5 वर्ष तक वो मामूली रूप से क्या रह रहा था, भारत में रह रहा था, तो वो भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 इसकी व्याख्या करता है। तो आशा करता हूं कि अनुच्छेद 5 आपको क्लियर समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पाकिस्तान और भारत की बात की गई है। तो इसमें सर्वप्रथम ये बात की गई है कि जो पाकिस्तान से भारत आए लोग उस समय जब संविधान लागू हो रहा था, भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 के आसपास, 15 अगस्त 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस दौरान जो लोग भारत अपनी इच्छा से आए, तो उनकी नागरिकता के बारे में बात कही गई है। तो क्या कहा गया है, अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या पितामह या पितामही या मातामह या मातामही भारत में जन्मा था, वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत चला आया था तथा इस तिथि से भारत का निवासी रहा हो, ठीक है ना, वह 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत में आया है, तो भारत सरकार द्वारा नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है। अब सिंपल सी बात आपको यहाँ पर समझना है। सबसे पहले बात तो ये, अगर प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है, तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, अर्थात पाकिस्तान से भारत को आने वाले लोगों की नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं, सिंपल शब्दों में। ठीक है ना, अनुच्छेद 6 में ये बात कही गई है कि पाकिस्तान से भारत को आने वाले लोगों की नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि ये तो उसमें ये प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई भी जो वर्णन किया गया है कि इसके तहत यदि कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी, ठीक है, अगर भारत में जन्मे हैं, अगर क्या है, भारत में जन्मे, इन सभी में या तो व्यक्ति या उसके माता पिता या उसका दादा दादी या उसके नाना नानी अगर कहां जन्मे हैं, भारत में जन्मे हैं, और वे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत चले आए, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो भारत आ गए, तो वो भारत के क्या कहलाएंगे, नागरिक कहलाएंगे, सिंपल शब्दों में। ठीक है ना, 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आए हैं पाकिस्तानी लोग, जिनका जन्म भारत या फिर जिनके दादा दादी, जिन नाना नानी या मम्मी पापा का जन्म भारत में हुआ था और वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए हैं, तो वो भारत के क्या और उसके बाद 1948 के बाद से निवास कर रहे हैं भारत में, तो भारत के क्या कहलाएंगे, नागरिक कहलाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, तो उनको यहाँ पर 6 महीने तक क्या करना होता है, 6 महीने तक उनको यहाँ पर निवास करना होगा, उसके बाद उसके लिए पंजीकरण करना होगा। तो अगर उनका पंजीकरण उसके बाद स्वीकार कर लिया जाता है 6 महीने के बाद, तो वो भी क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। तो बात क्लियर है कि अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 5 में तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब अनुच्छेद 7 में जस्ट 6 का अपोजिट, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, वो देखेंगे आगे। तो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत पाकिस्तान को आवर्जन करने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान है, जैसे कि मैं कह चुका हूं, 6 में भारत आने वाले लोगों की है और 7 में पाकिस्तान है। इसके तहत जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान आवर्जन कर गया है, 1 मार्च 1947 से पहले जो भारत से पाकिस्तान चला गया था, ठीक है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। स्पष्ट शब्दों में ये बात कही गई है कि अनुच्छेद 7 यही कहता है कि 1 मार्च 1947 से पहले जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया था रहने के लिए, तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यह नियम उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो पाकिस्तान को आवर्जन करने के पश्चात, ठीक है, किसी अनुज्ञा के अधीन भारत लौट आया है। उसको कोई की बिना स्वीकृति के वो भारत अगर लौट आता है, ठीक है, और यहाँ पर आवेदन करता है भारत में रहने के लिए, तो उसके लिए फिर वही क्या, उसको 6 महीने यहाँ पर रहना पड़ेगा, उसके बाद पंजीकरण करना होगा और सरकार उसको पंजीकृत करेगी, तो वो भारत का नागरिक कहला सकता है। ठीक है, तो सिंपली अगर ये है कि 1 मार्च 1947 से पहले अगर वो भारत को छोड़ करके पाकिस्तान आवर्जन कर गया था, तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। और अगर उसको भारत का नागरिक होना है, तो उसको भारत आकर के 6 महीने उसको भारत में रहना होगा, उसके बाद उसको पंजीकरण करना
होगा। तो ये बात अनुच्छेद 7 में कही गई है। उसके बाद अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारत के बाहर भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्ति नागरिकों का प्रावधान किया गया है कि कई बार ऐसा होता है कि भारत से लोग क्या हो जाते हैं कि विदेशों में चले गए काम हम करने के लिए, और वहां पर क्या हो जाते हैं, नागरिक हो जाते हैं। तो वहां पर जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके, तो वो भारत के नागरिक हो सकते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 8 में है कि भारत से बाहर भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्ति नागरिकता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 8 में। भारत से बाहर, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए इसका मतलब इस अनुच्छेद का मतलब नहीं होता है, ये अन्य देशों के लिए है। ठीक है, कि भारत से बाहर भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्तियों की, भारतीय उत्पत्ति वाले मतलब जिनके जो भारतीय मूल के हैं, यानी कि उनके माता पिता भारत के थे और अभी वो बाहर जाके बस गए हैं, तो अगर वहां पर उनके बच्चे होते हैं, या जो भारत के लोग काम करने के लिए बाहर गए हैं और वहां उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो बच्चे भी भारत के नागरिक कहला सकते हैं, बशर्ते उनको क्या करना होगा, वहां पर जो राजनयिक होते हैं या काउंसलर के प्रतिनिधि होते हैं उन देशों में, तो उनके द्वारा लिखित प्रमाण पत्र लाना होगा कि वो उस समय किस काम से उस देश में थे। ठीक है, तो इस तरीके से उनको भी क्या मिल सकती है, भारत की नागरिकता। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 8 में विदेशों में जन्मे भारतीयों के नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए। देखो 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता प्रावधान है। 7 में भारत से पाकिस्तान को आवर्जन करने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर जन्मे व्यक्तियों की नागरिकता संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 9 में, ठीक है, नागरिकता नहीं, यानी कि नागरिक नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे उसकी बात की गई है। तो अनुच्छेद 9 के अंतर्गत विदेशी नागरिकता अर्जित करने पर भारत की नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान है। आई बात समझ में, कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़, मतलब विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 इस बात की व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, इसके तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और वह अनुच्छेद 5, 6 तथा 8 के तहत भारत की नागरिकता का दावा नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर स्वेच्छा से अगर विदेशी नागरिकता ले रहा है और उसके बाद तो वो 5, 6 और 8 अनुच्छेद के तहत भारत की नागरिकता के लिए क्या नहीं कर सकता है, आवेदन नहीं कर सकता है या दावा नहीं कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों, फिर उसको वही पंजीकरण के माध्यम से गुजरना होगा। तो ये बात है अनुच्छेद 9 में कि अगर आप किसी देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मोटा मोटा इस तरीके से समझ लीजिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 10 के तहत नागरिकता के अधिकारों का बना रहने का प्रावधान है। ठीक है, इस अनुच्छेद को समझना इस तरीके से, आपकी नागरिकता का बना रहना, सिंपल इतना समझिए, आपकी नागरिकता का बना रहना। अगर संसद के द्वारा कोई भी नियम नागरिकता के लिए बना हुआ है, उसके अलावा किसी भी अन्य प्रकार से आपकी नागरिकता का लोप नहीं हो सकता, यानी कि उसके अलावा आपको किसी भी तरीके से भारत का नागरिक नहीं कहा जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि जो भी संसद के नियम बने हुए हैं उसके तहत आपको नागरिकता अगर आपके पास है, तो कोई आपको भारत का नागरिक कहने से इनकार नहीं कर सकता है। यानी कि आपकी नागरिकता का बना रहना, यानी कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना ही अनुच्छेद 10 में कहा गया है। यानी कि जो भी संसद ने जो भी नियम बनाए हैं उसके तहत आप भारत के नागरिक बने ही रहेंगे। ठीक है ना, उसके अन्य कोई नियमों पर काम नहीं होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 11 के तहत संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमयन किए जाने का प्रावधान है। यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11, 10 तक आपने जितने भी देखा, एक तो इनको लागू करना या फिर इनमें संशोधन करना, नई चीजें डालना। जैसे अभी आप देखते हैं कि आए दिन नागरिकता संबंधी संशोधन किए जाते हैं। तो जो नागरिकता अधिनियम 1955 जो बनाया गया था वो अनुच्छेद 11 के तहत ही बनाया गया था। या फिर अभी आपने देखा होगा 2019 में सीएए यानी कि नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम, यानी कि क्या बोल सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो आया था वो अनुच्छेद 11 के तहत ही लाया गया। ठीक है ना, तो संशोधन जो किया जाता है वो अनुच्छेद 11 के तहत किया जाता है नागरिकता में। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि नागरिकता से संबंधित नियमों को संसद के द्वारा विधि द्वारा तैयार करना
अनुच्छेद 11 में कहा गया है उनको लागू करवाना। ठीक है, तो ये सारी बातें कही गई हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की सारी बातें पता लग गई हैं कि जिस प्रकार से आपने देखा कि अनुच्छेद 5 में क्या गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 6 में आपका ये कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत को आवर्जन करने वाले लोगों के लिए नागरिकता के प्रावधान है। अनुच्छेद 7 में आपका क्या है, भारत से पाकिस्तान को आवर्जन करने वाले लोगों के लिए नागरिकता के प्रावधान है। अनुच्छेद 8 में क्या है, भारत से बाहर दूसरे देशों में उत्पन्न व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित मतलब प्रावधान किए गए हैं। 9 में क्या कहा गया है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और 10 में क्या कहा गया है कि आपकी नागरिकता, जो भी संसद ने आपके लिए नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाए हैं उन्हीं के साथ आपकी नागरिकता बनी रहेगी, अन्य के अलावा नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और 11 क्या है, समस्त अनुच्छेदों का क्या करता है, मतलब 5 से लेकर 10 तक के अनुच्छेदों को लागू करना, उनमें संशोधन करना, ये सारे काम, यानी कि विनिमयन करना, यानी कि उनको एक्सप्लोर करना देश में। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 11 के तहत ये सारी बातें कही गई है। ठीक है, या फिर विधि बनाना, कानून बनाने की बात भी अनुच्छेद 11 के तहत होता है। तो ये सारी चीजें आपने अनुच्छेदों में देख ली है, आपको अनुच्छेद 11 तक क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम, दोस्तों भारत में नागरिकता के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। ठीक है, मैं आपको एक चीज और कह देता हूं यहाँ पर, जो नागरिकता का जो प्रावधान है वो भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। ये चीज आपको पहले भी बता चुके हैं संविधान के स्रोतों में। तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि नागरिकता जो भारत की है वो एकल नागरिकता है, और इस एकल नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप कहेंगे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो भारत की नागरिकता के लिए एक अधिनियम बनाया गया था 1955 में। ठीक है, उसके बाद उसमें अब 2020 तक अगर कहें तो 6 बार अधिनियम में क्या कर दिया गया है, संशोधन किया गया है। सबसे पहले तो 1955 में तो आपका क्या बना, नागरिकता अधिनियम बना। अब उसके बाद जितने भी ये नागरिकता अधिनियम है ये संशोधित हैं। ठीक है ना, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम बोलेंगे उसको। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो ये आप कह सकते हैं कि अगर नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो प्रश्न बनेगा, उत्तर बनेगा आपका 6 बार। ठीक है, और कब कब, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। तो इसमें हम बात करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करेंगे। ठीक है, तो संसद द्वारा पारित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्ति हेतु निम्न प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि किस प्रकार से हम नागरिकता की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से है जन्म आधारित, देशीयकरण द्वारा, वंश परंपरा द्वारा, इसके अलावा पंजीकरण द्वारा और अर्जित भूभाग के विलय द्वारा। तो दोस्तों यहां पर बात आती है कि 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता अधिनियम में 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब वो कौन कौन से हैं, ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस की परीक्षा में बैठते हैं तो वहां पर ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो वो 5 कौन कौन से प्रकार हैं जिसके आधार पर हम भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले है जन्म आधारित। जन्म आधारित क्या है कि 26 जनवरी 1950 के बाद तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के पूर्व, क्योंकि 1986 में फिर अधिनियम में संशोधन किया गया। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 के बाद और 1986 से पहले भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। यानी कि जो 1950 के बाद और 1986 से पहले जितने लोगों ने भारत में जन्म लिया होगा वो भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम के बाद भारत क्षेत्र में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति तब भारत का नागरिक होगा जब उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। अब 1986 में इसमें एक चीज किया गया कि जो भी भारत में जन्म लेगा, इससे पहले क्या हो रहा था कि कोई विदेशी अगर भारत में आ गया और उनके यहाँ पर बच्चे हो गए तो वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन 1986 के बाद ये बात क्लियर कर दी गई कि माता पिता में से
एक का भारत का नागरिक होना जरूरी है, तभी जा करके उस बच्चे को क्या मिल सकती है, भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो सिंपल है, जन्म आधारित, यानी कि जन्म आधारित जिसके भी माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो तो उसके बच्चे क्या बन सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, जन्म आधारित। दूसरी बात है देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण का मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर भारत का किसी दूसरे देश के साथ देशीयकरण होता है, यानी कि भारत उस देश में जा सकता है, भारत के लोग उस देश में जा सकते हैं, वहां पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना, और वहां की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे देशीयकरण कहते हैं। तो अगर भारत का किसी देश के साथ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर भारतीय नागरिक वहां की नागरिकता ले सकते हैं, भारतीय नागरिक वहां पर कार्य काम कर सकते हैं, भारतीय नागरिक वहां घूमने जा सकते हैं, तो वो देश भी पंजीकरण के द्वारा भारत के नागरिक बन सकते हैं देशीयकरण में। ठीक है दोस्तों, तो देशीयकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तीसरा है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। अब वंश परंपरा द्वारा यानी कि वंशानुगत, भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में कोई भारत का नागरिक हो। अगर विदेशों में कोई बच्चा जन्म ले रहा है, ठीक है, विदेशों में कोई बच्चा जन्म ले रहा है और उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भारत का एक नागरिक है, तो उसे भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। किसके आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर। ठीक है, माता की नागरिकता को आधार नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नागरिकता अधिनियम जो में संशोधन किया गया था 1986 में किया गया था, और 92 में एक बात और जोड़ी कि कई बार क्या होता है कि कई औरतें हमारी विदेशियों के साथ शादी कर लेती हैं, लेकिन वो वहां की नागरिकता प्राप्त नहीं करती हैं और भारत की ही नागरिक बनी रहती हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर उस औरत का कोई बच्चा होता है तो उसको इस देश की नागरिकता मिल सकती है। पहले वरना ऐसा नहीं होता था कि अगर महिला ने बाहर किसी से शादी कर ली तो वो उस देश का नागरिक कहलाता था। तो 1992 में ये चीज आपको समझना है कि 1992 के बाद माता को भी आधार मान लिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं पंजीकरण द्वारा नागरिकता। तो पंजीकरण कोई भी देश के लोग हमारे देश में आकर के नागरिकता के लिए कर सकते हैं, जैसे कि उसको कम से कम 12 वर्ष तक भारत में वो रहा हो। ठीक है ना, 12 वर्ष में से भी 7 वर्ष घटा दिया जाता है, तो 7 वर्ष उसमें कम से कम भारत में रहा हो और उस 7 वर्षों में से 4 वर्ष उसने भारत में सरकारी सेवा में अपना योगदान दिया हो, तो वो पंजीकरण कर सकता है। ठीक है, और पंजीकरण करने से 1 वर्ष पूर्व वो भारत का क्या रहा हो, उसने भारत में सेवाएं दी है, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, और जो 5वीं बात है, अर्जित भूभाग के विलयन द्वारा नागरिकता। अगर भारत संघ किसी क्षेत्र को क्या कर लेता है, अपने में मिला लेता है, तो वहां के लोग स्वतः ही क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे कि 1975 में आपको पता है कि सिक्किम का क्षेत्र भारत में विलय किया गया था, तो वहां के सारे लोगों को भारत की क्या मिल गई थी, नागरिकता मिल गई थी। इस प्रकार से 1961 में गोवा और दमन द्वीप को भारतीय क्षेत्र में मिला लिया गया था, तो वहां के लोगों को क्या मिल गई थी, भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल गई थी। तो ये 5 प्रकार थे, जन्म आधारित, देशीयकरण, वंश वंश परंपरा के तहत भी मतलब नागरिकता मिल जाती है। उसके बाद पंजीकरण के द्वारा नागरिकता का की जा सकती है, और अर्जित भूभाग के विलयन द्वारा भी नागरिकता प्राप्त। अगर कोई भूभाग हमें अर्जित कर लिया, हमने उसका विलय अपने देश में कर लिया, तो तब भी वहां का नागरिक हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो थी अधिनियम 1955 की। इसके बाद मैं ये भी कह चुका हूं आपको कि इसमें 6 बार अभी तक संशोधन हो चुका है, जिसका कि विस्तृत ब्यौरा मैं आपको बता चुका हूं कि 1986 में पहली बार संशोधन किया गया, 1992 में दूसरी बार, 2003 में तीसरी बार, 2005 में चौथी बार, 2015 में 5वीं बार और 2019 में 6ठी बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, तो कई बार आ जाता है कि निम्न में से किस वर्ष संशोधन नहीं किया गया, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विदेश में रहने वाले लोगों के लिए कुछ भारत की सरकार द्वारा क्या किया जाता है, अधिनियम 2005 में कुछ चीजें जोड़ी गई थी और उसमें 2 प्रकार के कार्ड बनाए गए थे। एक तो पीआईओ कार्ड क्या है, प्रश्न कई बार पूछा जाता है एसएससी एग्जाम में भी। तो पीआईओ कार्ड है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जैसा कि लिखा भी है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीआईओ यानी कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें
ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति जिनके पूर्वज सदियों पहले देश छोड़कर स्थायी तौर पर किसी अन्य देश में बस गए थे। भारत के लोग जो अन्य देश में बस गए थे, ठीक है, वो भारतवंशी कहलाएंगे और उनके लिए एक कार्ड जारी किया जाता है PIO यानी कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि जिनका भारत में मूल रहा हो, ठीक है ना। तो ये क्या कर सकते हैं कि ये भारत में निवेश कर सकते हैं और भारत में की यात्रा कर सकते हैं। उसके लिए इनको वीजा की जरूरत नहीं होती है। इनका एक कार्ड, ये PIO कार्ड के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और इस कार्ड की जो वैधता होती है वो 15 वर्ष की होती है, PIO कार्ड की, ठीक है। तो जो लोग भारत में सदियों पहले भारत को छोड़ के चले गए और उनके जो वंशज हैं, तो वो लोग भारत में आकर के निवेश या फिर यात्रा कर सकते हैं। उसके लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही इन्हीं चीजों के लिए PIO कार्ड जारी किया गया है। और PIO का मतलब होता है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। और PIO कार्ड की शुरुआत कब से की गई थी? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा की गई थी। क्लियर दोस्तों। उसके बाद OCI कार्ड की बात करते हैं। तो OCI कार्ड क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। यह कार्ड एक प्रकार से दोहरी नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। किसी देश में या कई बार क्या होता है, किसी देश में दोहरी नागरिकता प्रावधान है, जैसे अमेरिका में, ठीक है ना। कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते उस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान हो। अगर कोई भारतीय मूल का कोई नागरिक है तो OCI कार्ड के लिए वो क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है, बशर्ते उस देश में क्या होनी चाहिए, दोहरी नागरिकता का प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। तो OCI कार्ड के लिए भी तो वो भारत में आकर के निवेश और यात्रा कर सकता है। उसके लिए भी उसका क्या नहीं होगा, ये कह सकते हैं आपकी वीजा की जरूरत उसको भारत में नहीं होगी, ठीक है। और इस कार्ड का जो वैधता होती है वो पहले 5 वर्ष थी, उसके बाद इसको 2 वर्ष किया गया और अब इसको घटा करके 1 वर्ष कर दिया गया है। 1 वर्ष के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1 वर्ष तक इसकी वैधता होती है और 1 वर्ष तक आप भारत में रह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि PIO कार्ड क्या है, OCI कार्ड क्या है। इस प्रकार से अभी जो हाल फिलहाल में जो अभी बात है उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो हमारा 2019 में मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ है, ठीक है ना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट या सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो 2019 पे अभी हम वो भी इसी के तहत इसी में संशोधन किया गया है। और उसमें 2019 के ये कह सकते हैं हम कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में क्या बातें की गई है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुस्लिम को छोड़ करके जितने भी अल्पसंख्यक हैं वहां पर, क्योंकि ये कंट्रीज मुस्लिम बहुल हैं, तो वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनमें हिंदू आ जाते हैं, ईसाई आ जाते हैं, सिख आ जाते हैं, जैन आ जाते हैं, बौद्ध आ जाते हैं और पारसी आ जाते हैं। ये क्या कर सकते हैं, अगर 2014 से पहले ये भारत में आकर बस गए हैं तो उन्हें भारत की क्या कर दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। और ये बात कब विरोध हो रहा है कि इसमें मुसलमानों के साथ क्या किया गया है, विरोध किया गया है, मुसलमानों का विरोध किया गया है या अन्याय किया गया है। तो इसमें अभी कई राज्य इसको अपने विधानसभाओं में खारिज भी कर चुके हैं इस प्रस्ताव को। तो इस पर एक अलग सा वीडियो बनाया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इसमें मैंने तमाम उन बातों को डालने की कोशिश करी है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो आप इसको एक बार और देखेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि आपको ये जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर लिखी हुई उनको पढ़ने में आसानी मिल सके। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।